Hello everyone, this is Komal. Welcome to our YouTube channel Learning Empire, where you will get everything in the easiest way that you can't even imagine. So class 10th कैसे हो आप सब? आपको मैंने इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर्स करा दिए थे. आज मैं 4th लेकर आई हूँ. आई नो, आई एम सॉरी, आई एम सो लेट. बहुत दिनों बाद लेकर आई हूँ, बट पूरा करा के ही जाऊँगी. ठीक है. तो चैप्टर 4 है हमारा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. What is the globalization? What are the impacts of the globalization on Indian economy and what is trade? ये सब आपको जानने को मिलेगा आज के चैप्टर से. And the most important thing is this is most important chapter of your book. Okay? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. आपको हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना है. सिर्फ 5 ही चैप्टर्स हैं आपकी बुक में, और पाँचों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर देखा जाए तो वो सेक्टर्स इन इंडिया और ये ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके एग्जाम्स के लिए. ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. So on the very first, let me tell you the things that you are going to read in the video ahead. कि थिंग्स जो आपको पढ़नी है, जैसे ग्लोबलाइजेशन पढ़ोगे आप, एमएनसी पढ़ोगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पढ़ोगे. ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि अगर हमारी इंडियन इकोनॉमी या फिर किसी की भी इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था, इफ़ इंटीग्रेट विद द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, लाइक अगर इंडिया किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रही है, तो ये यानी कि इंडिया इज एंटरिंग इनटू द ग्लोबलाइजेशन. ओके. देन एमएनसी होती है, दिस इज अ कंपनी दैट ओन्स एंड कंट्रोल द प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन. मीन्स अगर आपकी सिर्फ इंडिया में कोई कंपनी खुली है, दैट इज नॉट द एमएनसी, दैट इज जस्ट अ कंपनी. ओके. एंड इफ इट इज हैविंग द कंट्रोल एंड owns the company in the another nation also, like you know कि अगर कोई जैसे मैकडी है, ज़रूरी तो नहीं सिर्फ एक ही कंट्री में, वो कितनी कंट्रीज़ में है, तो यानी वो एक एमएनसी. ठीक है. और फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीन्स इन्वेस्टमेंट जो भी एमएनसी के द्वारा बनाई जाती है, क्योंकि वो फॉरेन करेंसी लेकर आते हैं और वो जिस भी कंट्री में डिपॉजिट करते हैं, मतलब अपनी कंट्री में डिपॉजिट करते हैं. जैसे इंडिया की कोई भी कंपनी अगर बाहर खुली हुई है और वो जैसे टाटा की कोई कंपनी है, अगर वो यूएस में खुली हुई है तो वो एमएनसी है, और अगर यूएस में खुली है तो यानी यूएस की करेंसी लाएगी इंडिया के अंदर, तो दैट इज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर द इंडिया. ओके. नाउ हम इनको इलैबोरेट करके पढ़ेंगे. आपका जो फर्स्ट पॉइंट है इन द बुक इज प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़, कि कंट्रीज़ के अक्रॉस कितना प्रोडक्शन हो रहा है. ठीक है. तो एमएनसी सबसे पहले मल्टीनेशनल कंपनी, जैसे मैंने आपको बता दिया कि होती क्या है, ऐसी कंपनी जो कंट्रोल करती है और खुद की कंपनी अपनी इंडिया में यानी कि अपनी खुद की कंट्री में एज वेल एज इन द अनदर नेशन ऑल्सो खोलती है. ठीक है. एमएनसी के सेटअप ऑफिसेज होते हैं, फैक्ट्रीज होती है फॉर प्रोडक्शन इन रीजन वेयर दे कैन गेट चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज. ठीक है. यानी कि एमएनसी ज़्यादातर जो है ये ऑफिसेज या फिर फैक्ट्रीज, अगर किसी का भी प्रोडक्शन करना है तो उन्हीं रीजन्स में जाकर वो खोलती है अपनी एमएनसी, जहाँ पर उन्हें लगे कि यहाँ पर हमें सस्ती लेबर मिल सकती है और भी बाकी भी जो भी रिसोर्सेज दोज आर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन वो हमें ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है. एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट्स क्लोज टू द मार्केट्स. ठीक है. क्या क्या कंडीशंस है कि अगर वो मार्केट के किसी क्लोज है वहीं पर ही एमएनसी अपनी स्थापित करेगी. ठीक है. मतलब कि जैसे आप खुद ही सोचो कि कोई अगर अफ्रीका में खोलना चाहते हैं हम एमएनसी, तो हम सहारा डेजर्ट में थोड़ी ना खोलेंगे, क्योंकि हमें पता है वहाँ पर हमें कोई रिसोर्स मिलेगा नहीं ढंग से, और ना ही हमें क्लोज मार्केट मिलेंगी, ना ही लेबर ढंग से मिलेगी, तो हम अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में क्यों खोलने जाएंगे. ठीक है. तो एमएनसी वहीं पर ही सेटअप की जाती है जहाँ पर ऑल तरह के रिसोर्सेज जो है एक कंपनी को मिल सके, लाइक उन्हें मार्केट मिल सके. ठीक है. और स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर चाहे कैसे भी हो लेकिन लो कॉस्ट पे अवेलेबल हो सके. ठीक है. वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एश्योर्ड, कि जो भी फैक्टर्स चाहिए हमें प्रोडक्शन के लिए वो हमें एश्योरिटी बेस पे मिल जाए, यानी कि मिल ही जाएंगे. ठीक है. लाइट हमें पक्का मिलेगी वहाँ पर, ऐसा सोचकर. पानी हमें पक्का मिलेगा हम जहाँ भी खोलने जा रहे हैं, तो मतलब कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत इजीली मिल जाए, रॉ मटेरियल हमें इजीली मिल जाए. इन एडिशन एमएनसी माइट लुक फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट. ठीक है. कुछ ऐसी पॉलिसीज है जो गवर्नमेंट जो है एमएनसीज को प्रमोट करने के लिए भी चलाती है. ठीक है. तो वो भी देखते हैं कि अगर हम इस कंट्री में खोलेंगे तो क्या यहाँ पर हमें एमएनसी ओपन करने से गवर्नमेंट प्रमोट करेगी, तो ऐसी जगह पर भी हम थोड़ा सा एमएनसी को प्रमोट करते हैं ओपन करने के लिए.
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्रीज। ठीक है, कि अपने प्रोडक्शन, अपने इंडिया का प्रोडक्शन, अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है दूसरी कंट्रीज में कैसे स्प्रेड करें। ठीक है, द कंपनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स सच एज लैंड, ऐसे मतलब द मनी, जो भी मनी जो है स्पेंड किया जाता है क्या क्या खरीदने के लिए, एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स या कोई भी इक्विपमेंट, उन्हें इन्वेस्टमेंट कहते हैं। मतलब कि जो विद इन अ ईयर जो है ख़राब नहीं होती, वो हमारे लॉन्ग टाइम तक चलती है। ठीक है, हैवी जो भी ज़्यादातर मटेरियल होता है, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मशीन्स हो गई, या और भी इक्विपमेंट होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, तो उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जो भी अगर मनी हम स्पेंड कर रहे हैं इन चीज़ों में, वो हमारी इन्वेस्टमेंट है। हम क्यों ज़मीनें खरीदते हैं, इसलिए तो कि आगे जाकर हमें काम आएगी। अगर कभी हमें प्रॉब्लम हुई तो हम उस ज़मीन से बहुत कुछ करा सकते हैं, लाइक बेच सकते हैं या उस पर घर बना के रह सकते हैं। मतलब कि हम इन्वेस्ट कर चुके हैं अपने लिए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है वो 1 ही साल के अंदर ख़राब हो जाएगा तो हम वहाँ पर कभी नहीं जा सकते। लैंड हमने ख़रीदा है, उसमें हमने पैसा इन्वेस्ट किया है, वो हमें ज़रूर फ़ायदा देगा ही देगा। ठीक है, गोल्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो भी हैवी मटेरियल हम मनी लगाते हैं जिसमें, वो सब हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, और जो इन्वेस्टमेंट जो एमएनसी बनाती है वो होती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दीज एसेट्स जो है विल अर्न प्रॉफिट। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं वो यही तो सोच के करते हैं कि आगे जाकर ये हमें फ़ायदा देगी। जैसे मैंने आपको लैंड का एग्जाम्पल बताया है ना, कोई भी अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यही सोचते हैं कि आगे जाके हमें फ़ायदा देगी, तो इसीलिए हम इन्वेस्ट करते हैं। अब देयर आर वेराइटी ऑफ वेज एज मैंशन बिलो द इन विच एमएनसीज आर स्प्रेडिंग देयर प्रोडक्शन। मतलब कई तरह के तरीके अपनाती है एक एमएनसी कि वो अपना प्रोडक्शन जो है लोकल प्रोड्यूसर्स तक या फिर एज वेल एज अदर कंट्रीज इन द ग्लोब वो फैला सके। ठीक है, पहला तो कि वो पहले क्या कर सकती है कि पार्टनरशिप कर सकती है लोकल कंपनीज से। ठीक है, जैसे अपनी इंडिया की ही, अगर इंडिया में ही सबसे पहले अगर उसे अपना प्रोडक्शन फैलाना है तो दूसरी कंपनी से थोड़ा सा पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ी जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी, है ना। या दूसरी कंट्री की में जाना है तो वहाँ पर भी जिस भी कंपनी के आसपास आप खोल रहे हो या फिर उधर की अदर कंपनीज, उनके सीईओज वगैरह जो भी, उनसे आपको अपनी पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी। अकेले तो बहुत की चीज़ें नहीं हो पाती है ना। बाय यूजिंग लोकल कंपनीज फॉर सप्लाईज। ठीक है, लोकल कंपनीज जो भी है उन्हें सप्लाई के लिए कहा जाए। जैसे कि इंडिया की अगर कंपनी बाहर खोली गई है तो इंडियन मार्केट से कहा जाए कि हमें जो है रॉ मटेरियल इंडिया से एक्सपोर्ट करो हमारी ही खुद की एमएनसी में। ठीक है, यानी कि लोकल कंपनीज से हम क्या है, हम अपना मटेरियल का वो कर रहे हैं एक तरह से एडवर्टीजमेंट, कि हम अगर किसी लोकल एरिया से कुछ ले रहे हैं, अपने जहाँ आसपास रह रहे हैं हम उस एरिया से कुछ ले रहे हैं, तो यानी कि हमारा एडवर्टीजमेंट भी हो रहा है कि ये लोग हमारे यहाँ से प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इनका प्रोडक्ट ऐसा होगा या वैसा होगा, इस तरह से। ठीक है, बाय क्लोजली कम्पीटिंग विद लोकल कंपनीज और बाइंग देम अप। ठीक है, क्लोजली कंपीटिंग मतलब कि जो भी आसपास की कंपनीज हैं, जो आसपास की नहीं, या फिर जो भी लग रहा है कि हाँ हम, जैसे कि कोई भी फ़ोन कंपनी होती है, जैसे आप देखते हो कि हच थी वो, फिर वोडाफोन ने खरीद ली, अब वोडाफोन कुछ और, मतलब कि अपनी ही आसपास की कंपनी से compete करते हैं। फिर जो बड़ी कंपनी होती है वो छोटी कंपनी को खरीद भी लेती है। ठीक है, जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप खरीद लिया है ना, इस तरह से। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि प्रोडक्शन इन दिस वाइडली डिस्पर्स लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक। फिर एक दूसरी लोकल लोकेशन से जो है हमारा प्रोडक्शन लिंक होता चला जाता है। ठीक है, अब एमएनसीज सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली विद लोकल कंपनीज, जो कि बेनिफिट करता है लोकल कंपनीज को कुछ और तरीके से भी। ठीक है, अब हमारा तो फ़ायदा हो रहा है, हमें एमएनसी है, लोकल कंपनीज से हमने कॉन्टैक्ट बनाया तो हमारा तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन लोकल कंपनीज को क्या फ़ायदा हो रहा है अब ये देखिए। सबसे पहले तो एमएनसी कैन प्रोवाइड मनी। ठीक है, जो भी वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे मशीन बाय करती है, लोकल कंपनी से कर रही है, जैसे आसपास, जैसे अब प्रोडक्शन के लिए कुछ बनाना है तो मशीन तो हम खुद तो नहीं बना सकते, किसी और से ही खरीदनी पड़ेगी, तो वो भी कोई कंपनी होगी जो मशीन का प्रोडक्शन करती होगी, तो यानी हमारे कॉन्टैक्ट उस कंपनी से बन गए। और उसको क्या फ़ायदा होगा, वो हमें जब मशीन देगी तो इसका मतलब उसको मनी मिलेगा। ठीक है, और हमारा फास्टर प्रोडक्शन होगा। और दूसरा क्या है कि एमएनसी जो है माइट ब्रिंग विद देम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन, कि उनके साथ जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी शेयर कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, कि फॉरेन के साथ मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और उस मार्केट के साथ, उनके बाज़ारों के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं और कोऑपरेट कर रहे हैं, तो क्या होगा।
एक्सचेंज ऑफ गुड्स होगा, परचेज एंड सेल होती है अक्रॉस जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, दिस इज कॉल्ड अ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, मतलब कि गुड्स यानी कि सामान का या माल का आदान प्रदान होता है, परचेज होता है एक तरफ से या दूसरी तरफ से सेल होता है पूरी ग्लोबल जियोग्राफिकल बाउंड्रीज में। ठीक है, जितने भी कंट्रीज है कहीं से भी गुड्स ट्रैवल करते हैं एक मार्केट से दूसरी मार्केट में। ठीक है, यानी कि इंडिया से अगर हमने किसी और को बेचना है तो उस कंट्री में जाएगा गुड्स, है ना। और चॉइस जो होती है गुड की इन मार्केट राइजेज, हमारे गुड की वो डिमांड बढ़ती है। ठीक है, प्राइस ऑफ द सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट टेंड टू बिकम इक्वल, यानी एक ही जैसी गुड्स का, जैसे कि यहाँ पर कोई टीवी है, लाइक सपोज कि रेडमी टीवी यहाँ का और चाइना का रेडमी टीवी, अगर दोनों ही सिमिलर है तो उनके प्राइसेस भी सिमिलर है, जितने यहाँ का मिल रहा है प्राइसेस में उतने ही प्राइस में वहाँ मिल रहा है। ठीक है, इक्वल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर हम उसी फॉरेन कंपनी के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो, कि हाँ इस कंपनी के साथ तो हमारा भी ट्रेड है, अगर हम वहाँ भी जाएंगे ना इस कंपनी को इसके साथ हम कुछ भी प्रोडक्ट अगर खरीदेंगे बेचेंगे तो हमें उतना ही पैसा मिलेगा जितना यहाँ। Producers in the two countries closely compete each other even though they are separated by thousands of miles। ठीक है, अब हम जो एक कंट्री का दूसरी कंट्री से compete करते हैं, ठीक है, बल्कि हमें पता है कि हम इतनी दूर दूर रहते हैं फिर भी हम इतने क्लोज कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। लाइक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे एक सिर्फ लाइक कोई भी कम्युनिकेशन का कोई भी ले लो एग्जांपल, लाइक जैसे फ़ोन्स हैं। ठीक है, जैसे नोकिया का वो सैमसंग का फ़ोन, ठीक है, जो किस कंट्री से है, आई थिंक साउथ कोरिया है ना, साउथ कोरिया से है, और हमारा माइक्रोमैक्स इंडिया का। ठीक है, हम लोग इतना दूर दूर हैं साउथ कोरिया से और इंडिया से, लेकिन फिर भी हम फ़ोन बेचने के मामले में एक दूसरे से क्लॉज कम्पीट कर रहे हैं, जबकि इतनी दूर रहकर भी कि किसका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकेगा। ठीक है, तो इसलिए फॉरेन ट्रेड जो है रिजल्ट करता है कि कनेक्ट करने में मार्केट को और उनको इंटीग्रेट करने को। ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ के मार्केट्स को इंटीग्रेट भी करते हैं। अब ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों ये इतना इम्पॉर्टेंट है। देखो गवर्नमेंट जो है कुछ, ताकि हम लोग जो है ज़्यादा ही ना फैल जाएं, मतलब कि जैसे हम दूसरी कंट्रीज़ में जाकर ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं हम अपने इंडिया में तो हम महंगा बेच रहे हैं लेकिन दूसरी कंट्री में जाके सस्ता बेच रहे हैं, ऐसा ना हो। या कंट्री में अपनी में हम सस्ता बेच रहे हैं, दूसरी कंट्री अपनी कंट्री मतलब कि दूसरी कंट्री से हम ज़्यादा ही कुछ खरीद रहे हैं, और अब जबकि हम इतना कुछ दे नहीं पा रहे हैं, हमारे पास कैश भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो कंपनी गवर्नमेंट जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है। ठीक है, जैसे टैक्स लगा देती है, ठीक है, या फिर जो है ड्यूटीज़ लगा देती है कुछ, कि हाँ अगर तुम्हें कुछ भी ख़रीदना है तो वो इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, मतलब कि आप कुछ भी अगर दूसरी कंट्री से ख़रीद रहे हो तो आपको उसके लिए एक ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, मतलब कुछ कैश पे करना पड़ेगा जो सरकार के खाते में जाना। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रेड बैरियर के रूप में काम करता है, क्योंकि हमें अगर मान लो अगर हमारी ड्यूटी जो है ज़्यादा महंगी हो गई, ठीक है, जैसे कि मान लो कि 100 रुपये की चीज़ है, उस पर ड्यूटी यानी कि टैक्स लगा के वो 150 की या 200 की बन गई है, तो हमें ऐसा लगेगा यार इतना पैसा फालतू देना पड़ेगा, तो इससे अच्छा है कि हम जो है यहाँ से ट्रेड ना ही करें। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपने लिए तो फ़ायदेमंद होती है लेकिन अपनी कंट्री के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती है, तो हमें उन चीज़ों को रोकने के लिए कुछ बैरियर्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, कि हाँ ताकि हम हर चीज़ में हाथ फैलाने से रुकें, जो कि सिर्फ हमारे लिए ही लाभदायक है, दूसरे के लिए नहीं। ठीक है, वेलफेयर के लिए भी गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है। तो वेरियस रिस्ट्रिक्शंस विच आर यूज्ड बाय द गवर्नमेंट टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड। ठीक है, और कई बार इंक्रीज़ करने के लिए भी करती है ट्रेड बैरियर्स, कि हाँ इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया। ठीक है, यानी कि पहले जो था हमें कुछ खरीदने के लिए 50 रुपये ज़्यादा पे करने पड़ते थे, लेकिन अब जो है दूसरी कंट्री से अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो हमें सिर्फ 20 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो यानी हम चाहते हैं, यानी गवर्नमेंट चाहती है कि इनका ट्रेड बढ़े, इसलिए हम इनकी इम्पोर्ट ड्यूटी थोड़ी कम कर देते हैं। ठीक है, समझ आ गया। नाउ कम्स टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। देखो मैंने ग्लोबलाइजेशन आपको बता दिया था कि डोमेस्टिक कंट्री का किसी और कंट्री के साथ ट्रेड होना। ठीक है, इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, एमएनसीज़ का। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एमएनसी। ठीक है, और मोर एंड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी आर मूविंग बिटवीन द कंट्रीज़। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स या सर्विसेज या फिर इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी, ये सब जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव कर रही है।
ठीक है, तभी तो हमारा इंडिया ग्लोबलाइजेशन में पार्ट ले रहा है, यही समझ में आएगा, ग्लोबल हो रहा है इंडिया, ठीक है। और मूवमेंट के अलावा, मतलब ये आदान प्रदान के अलावा जो है एक और तरीका है जिससे कंट्री कनेक्ट भी हो सकती है, उसे कहते हैं पीपल। जैसे हम ये सब नहीं दे रहे हैं, ना सर्विस दे रहे हैं, ना इन्वेस्टमेंट, ना टेक्नोलॉजी, मतलब ये सब नहीं है हमारे पास अभी, लेकिन हमारे पास लेबर है, मतलब लोग हैं इतने कि हम जो है दूसरी कंट्री को जो है दे सकते हैं एज अ लेबर, कि वो लेबर की तरह उनको हायर करे, और फिर जो है वो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही होगा, क्योंकि वो लोग जो है पैसा इकट्ठा करके इंडिया में ही तो लाएंगे, ठीक है। तो पीपल ऑल्सो कंसिस्ट द पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अब फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स हैं जो अनेबल करते हैं एक ग्लोबलाइजेशन को, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर होता है कि टेक्नोलॉजी। अगर हमें जल्दी इम्प्रूवमेंट करना है टेक्नोलॉजी में, अगर हम चाहते हैं कि रैपिड इम्प्रूवमेंट हो टेक्नोलॉजी में, तो ये मेजर फैक्टर बन जाता है ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ाने में, ठीक है। कब तक हम पुराने कंप्यूटर्स पे काम करते रहेंगे, हमें लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप नहीं आजकल तो टैब चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि हम टेक्नोलॉजी से बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। कब तक हम कीपैड के फ़ोन यूज़ करने लगेंगे, हमें जो है कीपैड नहीं, हमें टच स्क्रीन चाहिए, और टच स्क्रीन में भी हमें जावास्क्रिप्ट नहीं, एंड्रॉयड चाहिए, एप्पल चाहिए। तो ये सब क्या हो जाता है कि हमारी टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, ये भी फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ग्लोबलाइजेशन के लिए, ठीक है। अब इसमें भी एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि हम पिछले 50 सालों से जो है सेवरल इंप्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, ठीक है। वाहनों में, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी में हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। जैसे कि पहले कोयले वाली ट्रेन थी, फिर इंजन वाली ट्रेन आई, और अब देखो मेट्रो आई, अब बुलेट आ जाएगी। तो मतलब हम टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाता है, हमें अगर कोई भी चीज़ जो है किसी देश में पहुंचानी है तो हम कम समय में बहुत जल्दी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी का भी मेन यूज़ है कि अगर वो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं तो। नेक्स्ट है हमारा लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन क्या है, सबसे पहले ये है कि रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट, कि जो भी रिस्ट्रिक्शन जो है गवर्नमेंट ने हम पर लगाए हैं कि हम ट्रेड ना करें ज़्यादा, ठीक है, तो उसको जो है रिमूव कर देना लिबरलाइजेशन कहलाता है। लिबरल बना देना मतलब स्मूथ बना देना, फ्री बना देना, फ्री, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना हमें लिबर्टी चाहिए, फ्रीडम, ठीक है, फ्री बना देना। टैक्स जो होता है ऑन इम्पोर्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर, ठीक है। हम जो भी इंपोर्ट करते हैं उस पर हमें टैक्स देना पड़ता है जो कि गवर्नमेंट के खाते में जाता है, ये भी एक तरह का ट्रेड बैरियर है। अब इससे ट्रेड बैरियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाली गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। अब गवर्नमेंट जो है ट्रेड बैरियर को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो वो फॉरेन ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं या फिर वो फॉरेन ट्रेड कम करना चाहती है, ठीक है। डिसाइड करने के लिए कि किस तरह का गुड जो है हमारे इंडिया में आना चाहिए और किस तरह का गुड जो है हमारे इंडिया से बाहर जाना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ों को अगर बैरियर्स को हटा दिया जाए तो वो लिबरलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। ये भी हमारे ग्लोबलाइजेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है। द मोर लिबरल यू आर द मोर ग्लोबल यू आर, ठीक है। ज़्यादा आपको रिस्ट्रिक्शन हटेंगे आपके प्रोडक्ट से तो यानी कि आप ज़्यादा ग्लोबल हो सकेंगे दुनिया में, ठीक है। अब है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे WTO भी कहते हैं वैसे, और इसका एम ही होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड को थोड़ा लिबरल बनाया जाए, यानी कि टैक्स फ्री बनाया जाए, बैरियर फ्री बनाया जाए, रिस्ट्रिक्शंस कम हो। तो इसलिए हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब आज के टाइम में एट प्रेजेंट 164 कंट्रीज जो हैं मेंबर्स हैं WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। इसने इस्टेब्लिश किए रूल्स फॉर डेवलप्ड कंट्रीज रिगार्डिंग इंटरनेशनल ट्रेड। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो तो ऑलरेडी फल फूल रही हैं, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्री है वो ऑलरेडी फल फूल रही हैं, तो इनके लिए रूल्स सेट किए हैं ताकि वो फ्री ट्रेड कर सके डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए भी, लाइक इंडिया, चाइना, इनके साथ भी कुछ ट्रेड करने लायक हमारे वो कर सके। लाइक US जो है एक डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, विकसित है, ठीक है, और इंडिया जो है विकासशील है। तो हमारे साथ ट्रेड करने को कौन तैयार होगा जब यूँ सोचेंगे कि ये तो खुद ही अभी विकास नहीं कर पाए तो हमारी कंट्री में क्या कर पाएंगे। लेकिन WTO जो है इसीलिए जो है इनकरेज करता है, कुछ रूल्स बनाए हैं कि आपको जो है किसी ना किसी डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ भी ट्रेड किसी ना किसी चीज़ का करना ही होगा, ताकि वो भी जो है मार्केट में अपना प्लेस बना सके, ग्लोबल हो सके, ठीक है। इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन के इन इंडिया में? देखो क्या इम्पैक्ट होते हैं, क्या फ़र्क पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन से इंडिया में, ठीक है। ग्रेट कंपटीशन हो रहा है,
प्रोड्यूसर जो है compete कर रहे हैं एक दूसरे से कि मैं दूसरी कंट्री के साथ सेटअप करूँगा अपना बिजनेस, तो मुझे ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि अमंग प्रोड्यूसर्स जो है ग्रेट कंपटीशन हो रहा है, लोकल हो चाहे फॉरेन प्रोड्यूसर्स हो, ठीक है। ये भी जो है एक कंज्यूमर के लिए एडवांटेज ही है, ठीक है। देयर इज़ ग्रेटर चॉइस बिफोर द कंज्यूमर्स हु नाउ एंजॉय इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड लोअर प्राइस। अब क्या है कि अगर जो है ज़्यादा चीज़ें बनेंगी, ठीक है, अब ये 2, 3, 4 प्रोड्यूसर जो है एक ही चीज़ बनाएंगे, उसी में कम्पीट करते रहेंगे, तो कंज्यूमर्स को तो फ़ायदा है ही ना, क्योंकि उनके लिए क्या है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनके मार्केट में रेट डाउन हो जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो और इम्प्रूव्ड क्वालिटी भी मिलेगी, क्योंकि अगर प्रोड्यूसर्स कम्पीट करें तो वो सोचेंगे मैं अच्छा बनाऊँ, तो कंज्यूमर्स को जो है अच्छी क्वालिटी मिलेगी, है ना। तो ये कंज्यूमर्स के लिए भी फ़ायदेमंद हो जाता है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ती है ना, दूसरे देश से अगर इंडिया में आ रहा है तो यानी कि हमारे देश की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, ठीक है। इंक्रीज्ड कंपटीशन हैज़ एनकरेज्ड टॉप इंडियन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड्स एंड रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। अगर कंपटीशन बढ़ता है तो टॉप इंडियन कंपनीज जैसे टाटा है, रिलायंस है, इनको जो है नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, वे इनकरेज होते हैं कि हम जो है नई टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, हमने इतना तो कर लिया, थोड़ा और करते हैं और थोड़ा और हमें दूसरी कंट्रीज से जाके मिलेगा, तो वो ग्लोबल होने के लिए दूसरी कंट्रीज़ में जाके अपनी कंपनीज़ को स्प्रेड करते हैं, ठीक है। नए नए प्रोडक्शन मेथड्स लाते हैं, अपना प्रोडक्शन स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एनेबल करती है सम लार्ज इंडियन कंपनीज़ को इमर्ज एज मल्टीनेशनल, है ना। अब ग्लोबलाइजेशन होगा यानी कि हमारे देश की कोई भी कंपनी दूसरे देश में खुल रही है, यानी वो इमर्ज हो गई है, वे एक मल्टीनेशनल कंपनी बन गई है। जैसे आपने सुना होगा कि कोई कहता है कि मेरे पापा MNC में काम करते हैं, तो बड़ा स्टेटस सा लगता है कि हाँ वाओ MNC में काम करते हैं, MNC मीन्स यही कंपनी तो है दूसरे देश में भी नाम कमा रही है, ठीक है। क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विसेज पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ बनाते हैं नई नई उन कंपनीज़ के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ज़्यादातर जो IT के सेक्टर पे है, IT मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें मैंने एक डायग्राम बनाया है, ऑल्दो इट्स अ लिटिल बिट ब्लर्ड, बट मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा अपने आप से बोल के कि इम्पैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का, इंटरनेशनल ट्रेड पे पड़ता है, ग्रेट चॉइस हो जाती है गुड्स की, है ना, गुड्स के लिए हमें ज़्यादा चॉइसेस मिलती है, मोनोपोली पावर 1 मिनट पावर मिलता है और कंपटीशन बढ़ता है हमारा, ठीक है। हमारा बिग स्केल हो जाता है, हमारी कंपनीज़ का इंक्रीज़ होती है, कैपिटल लेबर भी बढ़ती है हमारी। अब नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर से द स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन। अब एक ग्लोबलाइजेशन एक फेयर तरीके से हो, फेयर मीन्स अच्छे तरीके से हो, मतलब इनजस्टिस ना हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। अब फेयर जो ग्लोबलाइजेशन होता है वो क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, ठीक है, कि इंश्योर करता है कि बेनिफिट जो होंगे ना ग्लोबलाइजेशन के वो सबको अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी ने जो है अपना बिजनेस सेटअप दूसरी कंट्री में कर लिया है तो वो अपनी कंट्री से छोड़ के चली गई, नहीं, वो अपनी कंट्री में रहेगी, दूसरी कंट्री में भी जाकर खोलेगी और जो उस कंट्री से उन्हें बेनिफिट हो रहा है वो इस अपनी कंट्री में भी शेयर करेगी, ठीक है। गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग दिस पॉसिबल, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है इनके लिए, कि इंश्योर करती है कि लेबर लॉज जो होंगे वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट होंगे, कि लेबर लॉज जो भी बन रहे हैं ना वो अगर दूसरी कंट्री में भी सेटअप हो रहा है ऐसा ही, तो वहाँ पर भी यही लॉज इम्प्लीमेंट होंगे। ये नहीं कि यहाँ से तुम लेबर ले गए तो वहाँ जाके उनसे कुत्ते भैंस की तरह काम कराए जा रहे हो, ठीक है। फेयर तरीके से काम होगा, ठीक है, उनको भी उनके राइट्स मिलने का, उनका हक मिलने का पूरा टाइम देना चाहिए, ठीक है। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। अब ग्लोबलाइजेशन होने से क्या है कि गवर्नमेंट जो है कुछ ना कुछ ऐसी हेल्प करती है कि वो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं वो भी सोचते हैं कि हाँ अब हम भी इतने कैपेबल हैं कि हम दूसरी कंट्री में अपना प्रोडक्शन फैला सकते हैं,
ठीक है। अगर ज़रूरत हो तो गवर्नमेंट जो है यूज़ कर सकती है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, जैसे मैंने पहले समझाया था आपको, ट्रेड बैरियर्स लगा सकते हैं अगर ज़रूरी पड़े। अगर मैंने आपको बताया था अगर ऐसी प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंडिया के लिए सही नहीं है तो उन पर ट्रेड बैरियर लगा सकती है और मतलब टैक्स बढ़ा सकते हैं। और ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से उन्हें लगता है कि इंडिया का वो फ़ायदा होगा तो उनसे जो है इम्पोर्ट ड्यूटी घटा सकती है, कम कर सकती है, ताकि ट्रेड और बढ़े। नेगोशिएट कर सकती है WTO से, है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से नेगोशिएट करती है गवर्नमेंट की, हमें प्लीज़ बताइए कि हम कैसे ट्रेड करें, किसके साथ ट्रेड करें, ठीक है। इट कैन ऑल्सो अलाइन विद अदर डेवलपिंग कंट्रीज विद सिमिलर इंटरेस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इन द WTO, कि डेवलपिंग कंट्रीज के साथ जो है उसी इंटरेस्ट के साथ वो कंपटीशन करे, ताकि दोनों तरफ से जो है कंपटीशन बराबर हो। सो स्टूडेंट्स, हमारा ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। सो वट एवर आई टॉट यू इन द स्लाइड्स, जो भी मैंने आपको पॉइंट वाइज समझाए हैं, सब कुछ है जो वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उतना ही जितना मैंने लिखा है, अगर आप उतना ही अच्छे से पढ़ेंगे और उतना ही एग्ज़ाम में लिख के आएंगे, देन यू विल गेट बेस्ट मार्क्स। तो आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ी कोशिश हम कर रहे हैं, तो दोनों अगर कोशिश करेंगे तो विल गेट सक्सेस, ठीक है। तो आपसे मैं अलविदा कहती हूँ और नेक्स्ट स्लाइड के साथ मैं आऊँगी विद चैप्टर 5, द लास्ट चैप्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो आप जब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। ओके, बाय।